तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। और आपको बता दें, कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरीज बनाने की कंपनी है। कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशन भी होल्ड करती है और साथ साथ कंपनी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है। और इसलिए आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और दोस्तों, अगर हम बात करें अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड कंपनी की, तो कंपनी इंडिया की लीडिंग बैटरी बनाने की कंपनी है। कंपनी मेनली लेड एसिड बेस्ड बैटरीज बनाती है और कंपनी का जो बिजनेस है वो दो टाइप की बैटरीज बनाने का है। एक तो ऑटोमोटिव बैटरीज और दूसरा इंडस्ट्रियल बैटरीज। ऑटोमोटिव बैटरीज वो होती है जो कार्स में या बाइक्स में यूज होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए, और इंडस्ट्रियल बैटरीज अलग अलग इंडस्ट्रीज में पावर बैकअप के लिए यूज होती हैं। दूसरा, जैसे मैंने बात की, कंपनी काफी अच्छे ब्रांड होल्ड करती है। तो कंपनी का जो सबसे मेन ब्रांड है वो है एमरॉन। जो एमरॉन बैटरीज हम देखते हैं, हमने कभी खरीदी होगी, तो वो अमारा राजा बैटरीज ही बनाती है। और साथ साथ दूसरा कंपनी का मेन ब्रांड है पावर जोन, इसके अंडर भी कंपनी बैटरीज बनाती है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी काफी अच्छी मार्केट पोजीशन है, कंपनी के ब्रांड्स काफी अच्छे हैं और साथ साथ कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा है। अगर हम बात करें कंपनी के ऑटोमोबाइल की क्लाइंट बेस की, तो जो जितने भी इंडिया के मेन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनी का लगभग सबके साथ में टाई अप है और कंपनी उनको अपना माल सप्लाई करती है। अगर हम बात करें मेन ऑटोमोबाइल के जो प्लेयर्स हैं जहां कंपनी अपना बिजनेस करती है, तो है मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, उसके अलावा रॉयल एनफील्ड और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी और छोटी कंपनियां जो कंपनी से अपने बैटरीज का सप्लाई लेती हैं। तो इन कंपनीज में कंपनी काफ़ी अच्छी पकड़ है और कंपनी इनके थ्रू काफ़ी अच्छा बिजनेस होल्ड करती है। इसके अलावा जो कंपनी की बैटरीज हैं, चाहे वो ऑटोमोटिव की हैं चाहे इंडस्ट्रीज की हैं, इंडिया के अलावा अलग से 32 कंट्रीज में भी कंपनी अपनी बैटरीज को एक्सपोर्ट करती है और वहां से भी कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू आता है। उसके बाद बात करें कंपनी के इंडस्ट्रियल बैटरीज डिवीजन की, तो कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपनी इंडस्ट्रियल बैटरीज सप्लाई करती है। यहाँ पे बात करें तो कंपनी मेनली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी बैटरीज सप्लाई करती है, जिसमें एयरटेल हो गया या और दूसरी कंपनी है वो हो गई। उसके अलावा टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वहाँ पे भी कंपनी अपना माल सप्लाई करती है। फिर यूपीएस के सेक्टर में कंपनी काफ़ी अच्छी पकड़ है। फिर इंडियन रेलवे को कंपनी अपनी बैटरी प्रोवाइड करती है। पावर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे भी कंपनी अपनी जो इंडस्ट्रियल बैटरीज है उनको सप्लाई करती है और इस डिवीजन से भी कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। उसके बात करें तो ये कंपनी इंडिया की पहली कंपनी है जिसने VRLA बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करी थी। VRLA का मतलब है वैल्यू रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज। और इन बैटरीज की बात करें तो इनकी कहीं ज़्यादा लाइफ लॉन्ग होती है और साथ साथ इनको मिनिमम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये कहीं भी अलग अलग साइज में बड़े आसानी से फिट हो जाते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है ये भी कंपनी का। तो ये तो बात हुई अब तक कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस की, कंपनी जो ऑलरेडी कर रही है। उसके बाद जैसा आपको पता है कि आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड आ रही है और गवर्नमेंट भी उसको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे ही अमारा राजा बैटरी ने भी अपनी एग्जिस्टिंग लेड एसिड बैटरीज के साथ साथ लिथियम आयन की जो बैटरीज उन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज होंगी उसके लिए भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। और अभी कंपनी ने एक नया एनर्जी डिवीजन बनाया है तिरुपति, आंध्र प्रदेश के अंदर। वहां पे कंपनी लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग का और टेस्टिंग का काम करेगी। उसके अलावा कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरीज हैं उसके बिजनेस को एनहेंसमेंट करने के लिए नॉर्वे की कंपनी इनोबैट ऑटो के साथ में टाई अप किया है और उसके साथ में कंपनी ने 10 मिलियन यूरोज का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके थ्रू कंपनी टेक्नोलॉजी का टाई अप करके लिथियम आयन की बैटरीज को डेवलप करेगी और आने वाले टाइम में उनको मार्केट करेगी। इसके अलावा कंपनी ने एक और ज्वाइंट वेंचर में एक लिथियम आयन की बैटरीज के लिए रिसर्च सेंटर खोला है और ये खोला है SRM यूनिवर्सिटी अमरावती के साथ में एक ज्वाइंट रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे भी कंपनी लिथियम आयन की बैटरीज को डेवलप करने के लिए, लो कॉस्ट के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे जो है रिसर्च का काम करेगी और इसमें भी कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो हिसाब से देखें तो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है और साथ साथ कंपनी अपने आने वाले जो फ्यूचर में जो इन लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड बढ़ने वाली है उसके हिसाब से कंपनी ने जो है तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा बात करें कंपनी की एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर हम बात करें कंपनी के टोटल प्लांट्स की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर कंपनी में 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और इसके साथ हम बात करें कंपनी की एनुअल कैपेसिटी की, तो जो 4 व्हीलर की कंपनी बैटरीज बनाती है उसकी कंपनी पास में आज में 14 मिलियन पीसेस की जो है वो एनुअल कैपेसिटी है।
टू व्हीलर्स की बैटरीज के लिए 2 मिलियन बैटरीज कंपनी बना सकती है साल में। उसके अलावा बात करें इंडस्ट्रियल बैटरीज की, तो इंडस्ट्रियल बैटरी बनाने के लिए 2 बिलियन बैटरीज पर ईयर बनाने की कैपेसिटी है, और ट्यूबुलर बैटरीज में 1.4 मिलियन बैटरीज कंपनी बना सकती है। तो सब देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कंपनी कर सकती है। इसके बाद बात करें कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो जैसे हमने बात की कंपनी इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो इंडियन बिजनेस है या डोमेस्टिक बिजनेस है, वहाँ से कंपनी को 87% मिलता है, और एक्सपोर्ट से कंपनी को 13% मिलता है। तो एक्सपोर्ट का भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कंपनी के रेवेन्यूज में है। इसलिए बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। पूरे पैन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है, हर जगह इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के खुद के जो ऑफिस हैं उनकी 23 ब्रांचेस हैं। साथ साथ कंपनी में 400 प्लस एमेरॉन की फ्रेंचाइजी हैं जिनके थ्रू कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है। साथ साथ 40,000 प्लस कंपनी में एमेरॉन के डीलर्स हैं, 1,000 प्लस कंपनी में पावर जोन के रिटेल स्टोर्स हैं, और साथ साथ 2,000 प्लस कंपनी में एक्सटेंसिव सर्विस हब्स हैं जहाँ पे कंपनी अपनी आफ्टर सेल की सर्विसेज देती है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। तो हमने अगर ओवरऑल प्रोफाइल कंपनी की चेक करें तो हमने बिल्कुल क्लियर देख लिया कि कंपनी का एग्जिस्टिंग बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और साथ साथ कंपनी ने अपने फ्यूचर के हिसाब से जो अपनी लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड आने वाली है उसके लिए भी कंपनी तैयारी कर ली है। तो बिजनेस वाइज हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कंपनी है। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजिशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे कंपनी के पिछले 5 साल का हम डेटा चेक करें तो सबसे पहला जो पैरामीटर कंपनी का चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू या सेल्स। रेवेन्यू या सेल्स चेक करके हमें ये पता लगता है कि कंपनी के अंदर साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है, कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखें तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे लगभग 6,000 करोड़ रुपए, और पिछले 5 साल से हर साल कंपनी के रेवेन्यू लगभग इंक्रीज हुए हैं, और 2022 में 8,700 रुपये काफ़ी अच्छा कंपनी ने ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में दिखाया है। इसके अलावा बात करें कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 10% के CAGR से काफ़ी अच्छी ग्रोथ की अपनी सेल्स के अंदर, और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जिससे हमें क्लियरली यही पता लगता है कंपनी का ग्रोथ जो है वो आ रही है। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले 5 साल देखें तो कंपनी 14%, 15%, 16% के आसपास का काफ़ी अच्छा जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है। इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन हम देखें तो 2022 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम हुआ है, और 2022 में 12% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है। इससे हमें क्लियरली यही पता लगता है कि कंपनी की इनपुट कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हुई है। जैसा हमने पिछले कुछ टाइम में सुना भी होगा कि फ्यूल के प्राइसेस और बहुत सारी चीज़ों के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, प्लस कॉमोडिटी कॉपर वगैरह कंपनी यूज़ करती है, तो उनसे भी कंपनी के सारी प्रॉफिटेबिलिटी पे और इनपुट कॉस्ट पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ देखें तो पिछले साल में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं, और इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट का CAGR है वो भी कम हो गया है। इसमें बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल से हर साल कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। 2018 में लगभग 400 करोड़ के आसपास था, फिर 2020-21 में अच्छा खासा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 600 साढ़े 600 करोड़ तक पहुंच गया, और 2022 में फिर से 511 करोड़ पे आ गया। इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट का CAGR है वो कम हुआ है। और बात करें कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 5 साल में कंपनी सिर्फ 2% ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि 2022 के अंदर वो प्रॉफिट सारे वापस से कम हो गए हैं। तो सब देखें तो कंपनी के रिवेन्यूज तो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी के इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट उतने ज़्यादा जो इम्प्रूव नहीं हो पाए हैं। इसके बाद करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी सेम नेट प्रॉफिट की तरह चलता है। यहाँ पे देखें तो 2018 में 27.59 कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई थी, और 2022 में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई, लगभग 29.93 के आसपास है। तो 2-3 रुपये पर शेयर का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि कोई खास इंक्रीमेंट नहीं है। बीच में जरूर 37 रुपीज़ पर शेयर का आ रहा था 2020-21 में, लेकिन 2022 में फिर से कम हो गया है। इसके बाद करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, और काफ़ी अच्छे अमाउंट पे किया है, 28%, 29% का। तो इससे हमें यही पता लगता है कि कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। कंपनी में से काफ़ी सारे अपने जो भी खर्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब कुछ करने के बाद पैसा बचता है, तभी कंपनी अच्छे से डिविडेंड भी पेमेंट कर पा रही है। इसलिए बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है, हर एक कंपनी का हमें चेक करना चाहिए। इस समय ये पता लगता है कि
कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और साथ साथ लोन लेके कितना बिजनेस कर रही है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेके बिजनेस करती है तो उसको उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट का बढ़ना आता है, साथ साथ उसको रीपेमेंट भी करनी पड़ती है, तो अपने बिजनेस से पैसा निकाल के वापस करना पड़ता है, तो उससे भी बिजनेस इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ बात करें अमारा राजा की, तो इनके पास कोई खास डेट है ही नहीं। कंपनी लगभग जीरो डेट कंपनी है और कंपनी का डेट बाय इक्विटी आ रहा है 0.03, यानी कि सिर्फ 100 रुपये के अगेंस्ट 3 रुपये कंपनी ने लोन लिया है, कोई खास लोन है ही नहीं है, तो कंपनी को कोई जल्दी से रीपेमेंट की या इंटरेस्ट की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर एज एन इक्विटी अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का लास्ट ईयर का रिटर्न इक्विटी आ रहा है 12% का, और ये हमारे 15% के मार्क से कम है, क्योंकि 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। इसका 12% का आ रहा है लास्ट ईयर का, और इसकी वजह वही है क्योंकि कंपनी के नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारे ही प्रॉफिट्स कम हुए हैं, तो उससे रिटर्न ऑन इक्विटी का जो प्रॉफिट है वो भी कम आ रहा है। लेकिन हम पिछले 5 साल कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नंबर देखते हैं तो वो 16% है, वो हमारे 15% के मार्क्स से थोड़ा सा ऊपर ही है। तो 15% के 5 साल के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, लेकिन लास्ट ईयर का जो रिटर्न इक्विटी है वो थोड़ा कंपनी का कम आ रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी के ओवरऑल प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, फाइनेंशियल चेक कर रहे हैं, तो हमने देखा कि कंपनी के रेवेन्यूज काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी की इनपुट कॉस्ट करने की वजह से लास्ट ईयर में जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो थोड़े डिक्लाइन हुए हैं। अदरवाइज बाकी बहुत अच्छे कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, कोई खास डेट भी नहीं कंपनी के पास में, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। तो उसको देख के सारी चीज़ों को चेक करके हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि हम फ्री कैश फ्लो कंपनी की असली अर्निंग मानते हैं। नेट प्रॉफिट में कई बार क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट जो है पूरा रिसीव नहीं हो पाता, बैड डेट्स हो जाते हैं, या बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो कंपनी के पास पैसा आता भी है नेट प्रॉफिट थ्रू, उनको वापस से वो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है और कंपनी कोई खास कैश जनरेट नहीं कर पाती, और एज एन ओनर या इन्वेस्टर वो पैसा बंदा अपने घर नहीं लेके जा सकता, तो वो असली कमाई नहीं होती है। असली कमाई कंपनी की होती है फ्री कैश फ्लो। यहाँ पे पिछले 3 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखें तो 2020 में कंपनी का था 475 करोड़ रुपए, 2021 में 278 करोड़, और 2022 में माइनस हो गया नेगेटिव 128 करोड़ रुपीज़, यानी कंपनी का जो कैश आया वो कम था और कंपनी को जो एक्सपेंडिचर करने पड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा थे। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रहा है तो उसका हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 210 करोड़ रुपये, यानी कि अमारा राजा हर साल लगभग 210 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो सबसे जो कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 10,500 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 210 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 10,500 करोड़ रुपये। अब इसको हम पर शेयर हिसाब निकालते हैं तो हम पूरी कंपनी की वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आती है 614 रुपये, यानी कि 614 रुपये हो गई कंपनी की फेयर वैल्यू। कि अगर हम 614 रुपये पर शेयर हिसाब से हमारा राजा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर हम फेयर प्राइस पे या प्रीमियम देके खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है, जो भी हमने कंपनी के फ्री कैश फ्लो चेक किए हैं, वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म करे या ना करे, तो इसके लिए हमें हमेशा अपना जो भी रिस्क प्रोफाइल है उसको अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने जो भी आने वाले रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ और कंपनी को भी सस्ते दाम पे खरीद सकें। यहाँ पे हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली 614 रुपये पर शेयर, उसका 50% या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 307 रुपये पर शेयर। तो अगर हम 307 रुपये पर शेयर हिसाब से हमारा राजा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को काफ़ी सस्ते दामों पे खरीदेंगे, साथ साथ अपने जो भी आने वाले रिस्क हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो होगी हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है आज की डेट में कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है जिसपे कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। तो आप बता दें आज की जो कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 535 रुपये पर शेयर, और 535 रुपये के हिसाब से देखें तो कंपनी
अपना जो फेयर वैल्यू है 614 रुपये, उससे थोड़े से ही नीचे प्राइस पे चल रही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल नहीं है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपनी के ऊपर 85% वैल्यू में मिल रही है, यानी कि जो फेयर प्राइस है 614 रुपये, उसके अगेंस्ट 537 रुपये जो आ रहा है वो 85% में मिल रही है। 15% का हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी या डिस्काउंट में मिल रहा है, पूरा 50% का अवेलेबल नहीं है। उस हिसाब से देखें तो लगभग हम कह सकते हैं कंपनी आज अपनी फेयर वैल्यू के आसपास ही चल रही है। तो ना कंपनी अंडर वैल्यूड है, ना कंपनी ओवर वैल्यूड है। उसका रीज़न यही है कि ठीक है, कंपनी के ऊपर लोगों को डाउट तो है कि कंपनी कल को कैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए अपनी बैटरीज के बारे में मार्केटिंग कर पाएगी, और साथ साथ लेकिन कंपनी का पुराना रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के मिले जुले से ही कंपनी के साथ में लोगों के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए कंपनी फेयर प्राइस पे चल रही है। दूसरा फिर वही बात है कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, किस प्राइस पे करना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको क्या ठीक लग रहा है। आपको लग रहा है कि फेयर प्राइस पे कंपनी ठीक है तो आप उसको ले सकते हैं, आपको लगता है कि ठीक है ग्रोथ आएगी, तो वो आपकी चॉइस है कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी से लेना चाहते हैं, फेयर वैल्यू से लेना चाहते हैं, या जो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं। आपको अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके, कंपनी का रिस्क प्रोफाइल चेक करके ही जो है डिसाइड करना है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पज से, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन फिर भी कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया हैं, और साथ साथ आज कंपनी फेयर वैल्यू पे ही अवेलेबल है, कोई प्रीमियम वगैरह कंपनी का नहीं चल रहा, लेकिन कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।